संगठन कई बार ठीक है, एक उसकी कमी को मैंने मान रहा हूँ, लेकिन संगठन बेरोजगारी के मुद्दे पे जी मेरा आपसे बिल्कुल स्पष्ट टकराव रहेगा बाबूजी। उसका कारण ऐसा देखा है भाई 250 करोड़ की फाइल तैयार होगी। विश्व गुरु क्या होता है? देखो मैं समझ नहीं पाया आज तक कि विश्व गुरु क्या होता है। भाजपा उम्मीदवार ने नारा दिया है 10 लाख पार, कितनी सत्यता मानते हैं इसमें? 3 कारणों से आज देख लेना, जाट 80% कम से कम कांग्रेस को दे रहा है। दूसरे लोगों मंदिर के कौन विरुद्ध है? कांग्रेस विरुद्ध रही है? नहीं, कोई विरुद्ध नहीं है। कपिल सिब्बल स्टेटमेंट आप छोड़िए, कपिल सिब्बल कोई कांग्रेस नहीं है। गुजर भी तकरीबन मोहम्मडन्स के बराबर सा ही है। ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया। हाँ बिल्कुल खुलवाया। तो वाह नहीं मान रहे। नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स लाइव। चुनावी बिगुल यानी लोकतंत्र का महापर्व और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं इसे। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं संविधान के अनुसार, और इस बार के चुनाव जो हैं वो काफ़ी तनावग्रस्त भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भाजपा ने नारा दिया है 400 पार का, उधर कांग्रेस अभी तक कोई भी बिगुल जिसे कहे कि प्रचंड अपने रूप में नहीं आई है, और ना ही उसने उसका कोई भी कटाक्ष किया है या विरोध किया है इस नारे का। हालांकि देश में एक तरफ लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं भाजपा का वर्चस्व बहुत है। इन सभी बातों के बीच हरियाणा जिसे कहें एनसीआर में के अंतर्गत आता है और महज 10 सीटें हैं, लेकिन हरियाणा अपने आप में एक महत्व रखता है और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में अपना स्थान रखता है। बेशक सीटें कम हैं, लेकिन निगाहें हरियाणा पर रहती हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा और ख़ास तौर पे हम फरीदाबाद की ही बात करेंगे आज, क्योंकि हमारे साथ मुखातिब हैं बहुत ही कद्दावर नेता। 5 से 7 बार पूरे, मतलब आप ये कह लीजिए कि अगर हरियाणा के विधानसभा की चर्चा की जाए तो चौधरी महेंद्र प्रताप के बिना ये अधूरी रहेगी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। साथ में बताएं, इनका व्यक्तिगत जीवन काफ़ी सात्विक रहा, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रहा और इसके साथ साथ विकास की तरफ। लेकिन चर्चा फरीदाबाद की इसलिए करेंगे क्योंकि फरीदाबाद शहर में अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 2 ही नामों की चर्चा है, क्योंकि आप जानते हैं पिनाका टाइम लाग लपेट से बात नहीं करता, सीधी बात करता है। 2 ही नामों पे चर्चा चल रही है, एक चौधरी करण दलाल जो कि पलवल से आते हैं और दूसरे चौधरी महेंद्र प्रताप। हालांकि 2019 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन लोगों की उम्मीदें और लोगों के प्यार ने दोबारा सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया है। बात करते हैं, सबसे पहले अभिवादन है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई। कुछ पहले साधारण सवाल करूंगा और कुछ कड़वे, क्योंकि मैं कड़वे सवालों के लिए जाना जाता हूँ जी। आपने सवाल एक ही पिटारे में सारे सवाल रख दिए, जो कहना था बहुत कुछ कह दिया। इन्हीं सवालों में से मैं निकाल लेता हूँ। देखिए, वैसे तो हर चुनाव 5 वर्ष बाद देश में होता है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, कभी बीच में डिज़ोल्व हो गई और हो गई, लेकिन 5 वर्ष में चुनाव एक लोकतंत्र में बहुत विशेष महत्व रखता है। भारतीय राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज़ादी के बाद से और आज तक कितने चुनाव हुए हैं, परिवर्तन भी हुए हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी भी और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पार्टी है और रही है। इस देश की आज़ादी में आज कुछ भी कोई कहता रहे, ये एक प्रचार का ज़माना इस प्रकार का आ गया कि वास्तविकता को भी कई बार धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। मुझे तो कई बार बड़ा अफसोस, दुख भी होता है कि राजनीति हो, लेकिन उन मर्यादाओं के ऊपर होनी चाहिए, सत्य पर आधारित होनी चाहिए। अपनी पार्टी, उसके प्रोग्राम, उसकी योजनाएं, उसके काम, इसका ज़्यादा जिक्र होना चाहिए, ना कि छिछलेदारी इधर उधर की बातों का। लेकिन आज की राजनीति जहाँ खड़ी है तुम भी ज़्यादा जानते हो। कांग्रेस को कितनी बार ये कहते हैं हमारे भाई दूसरी पार्टी वाले भी, इस समय जो सत्ता में हैं, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने देश का नाश कर दिया, देश तोड़ दिया, देश को तोड़ते हैं। या तो इनकी आदत बन गई है, एक गोबल्स की थ्योरी है, एक झूठ बनाओ और उसको फैलाते चले जाओ, जिससे कोई ये दूसरा सोचे ही नहीं। लेकिन कांग्रेस जब तक ये भारतवर्ष रहेगा, कांग्रेस का इतिहास
इसके साथ जुड़ा रहेगा। आज़ाद भारत का, नए भारत का इतिहास कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने लिखा है, कांग्रेस ने इसके लिए बलिदान दिए हैं, देश की जनता ने बलिदान दिए हैं, तपस्याएं की हैं। जिन लोगों को आज, मैं उनके लिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं कई बार इससे पीड़ित होता हूँ कि मैं एक अच्छी स्वच्छ मर्यादित राजनीति का हामी रहा हूँ और आज भी हूँ। बाबूजी, आपने बड़ी स्पष्ट बातें कही। मैं आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ कि फिर आखिर क्या कमी रह गई जो कांग्रेस इस हाशिए 400 से 44 पर आ गई। आपका एनालिसिस क्या कहता है, व्यक्तिगत एनालिसिस? सुनो, कोई बात नहीं है। देश ने को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। पहली बात तो गांधी जी जो राष्ट्रपिता ही नहीं हैं, दुनिया में भी अगर मैं कहूँ तो ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम होता है जिसने देश के इतिहास को ही, अंग्रेज़ों के इतिहास को ही बदल दिया। जिस देश में दुनिया में सूरज नहीं छुपता था, अपने उस लंगोटधारी बाबा ने इतिहास ही अंग्रेज़ी शासन का बदल दिया और देश को आज़ादी का एक केंद्र बिंदु अगर थे तो महात्मा गांधी थे। उनके साथ गांधी जी, पटेल जी, नेहरू जी, अपने मौलाना जी, सुभाष जी और अनेकों नेताएं सब उनके इर्द गिर्द पैदा हो गए। तो भाई उनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। कमी क्या रही, मेरा सवाल है बाबूजी। हाँ, देश को बहुत कुछ दिया। आज देश जहाँ आर्थिक तौर पर भी खड़ा है, ये उन्हीं पॉलिसीज़ के बदौलत खड़ा है। आज चाहे देश की फॉरेन पॉलिसी है, देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक पॉलिसीज़ हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं, हमारी श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति हैं, इनके सारे के सारे यही तो देश की विकास और समृद्धि के आधार हैं। ये सब कांग्रेस ने दिया है। और कांग्रेस के शासन में ही आप याद करिए, शुरू से लेकर आखिर होते मनमोहन सरकार आई। बिल्कुल आई। दुनिया में अर्थव्यवस्था के तौर पर उस समय जब दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल रही थी तो मनमोहन को याद किया जाता था। पर हमारी याददाश्त बहुत छोटी है, भूल जाते हैं। और प्रचार तंत्र, एक झूठा प्रचार तंत्र कहूँगा, उसके आगे फिर वो धूमिल पड़ जाता है, लोग पिछली भूल जाते हैं, नई वो लिखने लगते हैं। कांग्रेस की क्या कमी है बाबूजी? आप उस सवाल मैं बिल्कुल स्पष्ट, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या कमी रह गई फिर जो ये? मेरी सुनिए, कमियां कहीं ना कहीं होती हैं, निकाली जा सकती हैं। मैं इसके विषय पे अगर हम खोज करेंगे, चर्चा करेंगे तो बहुत बातें हैं। अब ये तो आप देखिए, इतना बड़ी पार्टी देश की, अभी हमारे उसमें जो है तुम्हारा, अब क्या कहूँ मैं, और प्रदेशों में होंगे, हरियाणा में तुम्हारा संगठन नहीं बन पाया। यही सवाल मेरा है। मेरी सुन लो, मैं स्वीकार कर रहा हूँ जो उचित नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी उसके साथ है। दोनों को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ उन कारणों से कि एक एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसी चीज़ है कि जनता अपेक्षा बहुत करती है। नमस्ते। और अपेक्षा में हर चीज़ अपेक्षा पूरी नहीं होती। उसके बाद जनता दूसरा इच्छा रखने लगती है, दूसरा पक्ष आता है और वो फिर नई नई सब्ज़ बाग और उनकी इच्छाओं के अनुरूप नारे देने लगता है। जनता एक साइकोलॉजी की बात कह रहे हो, फिर सोचने लगती है यार ये तो चलो इतना कर लिए, पर ये जो कह रहे हैं जो कभी ये पूरा करेंगे, ये हमें देंगे, और उस तरफ जनता झुक जाती है। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा है। लेकिन अगर हम तुलनात्मक चीज़ करने लगेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन फरीदाबाद की बात करता हूँ आपसे। हाँ जी, बताएं। अब जहाँ तक इस चुनाव का ताल्लुक है, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि 10 वर्ष के शासन में मैंने जो अनुभव किया है, मैं तो पिछले 10 वर्ष से और ख़ास तौर से 5 वर्ष से इस राजनीति को देख रहा हूँ। मैंने अपना दायित्व
राजनीतिक दायित्व मैं इस राजनीति से अलग नहीं हो सका अभी, अपने बेटे विजय प्रताप को सौंपा है। मुझे उसमें पात्रता नज़र आ रही है, को पात्र है, ठीक, एक्सेप्टेबल लीडर है। दायित्व को निभाए, इसलिए मैं बैठा देख तो रहा हूँ। सोशल उनमें आना जाना, वो संपर्क मैंने अभी नहीं छोड़ा कि आखिर कुछ हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन 10 वर्ष में आप सही निष्पक्ष ईमानदारी से विश्लेषण करें। कांग्रेस का शासन रहा, बीच में मुरारजी भाई देसाई जी, देवीलाल जी जैसे ये नेता आए और परिवर्तन हुआ। इंदिरा गांधी जैसी नेता भी हार गई, लेकिन फिर दोबारा इंदिरा गांधी को ला भी दिया। अब दोनों पक्ष देखिए, कमियां क्या थी, 5 वर्ष में ही कमियां कैसे दूर हो गई। वो जो अपेक्षा या जो चीज़ सामने लोगों को लगी वो पूरी नहीं हो सकी। इसी प्रकार आज 10 वर्ष के शासनकाल को देखिए। आज सबसे बड़ी भयानक स्थिति ये है, संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर ईमानदारी से आप विश्लेषण करिए, जनता के व्यूज़ भी देखें, जनता में भी आवाज़ उठ रही हैं। चाहे सरकारी संस्थान है, सरकारी मशीनरी का जो इस्तेमाल दुरुपयोग है, और सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति यह है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव ये एक खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। और जी मैं फरीदाबाद की तुलना करता हूँ। देखिए, अगर हम दोनों को तुलनात्मक करते हैं, भाजपा और कांग्रेस को, अगर भाजपा की पहले बात करते हैं तो भाजपा के पास एक मजबूत संगठन है फरीदाबाद के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो 29 पार्षद जो है, जो पूर्व में अब निवर्तमान बन गए, 29 पार्षद भाजपा के ठप्पे पे जीते हैं। इसके अलावा 29 दुनिया अगर हम 48 कर देते हैं, मैं कहता हूँ 58 कर देते हैं, उसमें क्या रहता है कि जो हारे विधायक सेकंड रनर अप, उसमें से 50% वो कृष्ण पाल के साथ है, जो घोषित लोकसभा प्रत्याशी है। पंच सरपंच और निचली इकाई में काफ़ी पकड़ रही, क्योंकि आपने जो मौजूदा राजनीति थी करंट, उसमें आपने सक्रियता बिल्कुल ना के बराबर कर दी। देखिए, वंस अ किंग ऑलवेज अ किंग, ये कहते कहावत है। आपने दायित्व निभाया तो आप समाज नहीं छोड़ सकते, आपने एक्सेप्ट किया। ऐसे में जब इतना मजबूत संगठन है, इनके पास इतने पार्षद हैं और तमाम लोग हैं, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस उस लेवल पे टक्कर दे पाएगी? क्योंकि बी आर ओझा के बाद आज तक अभी आपके पास जिलाध्यक्ष नहीं रहा। ठीक है, आपने एक सवाल किया, पहले सुनिए। इससे पहले कांग्रेस के पास क्या था जब बीजेपी कुछ भी नहीं थी? संगठन नजर दौड़ाइए, पहले सुनिए जी। आज से 10 वर्ष पहले कांग्रेस के पास संगठन भी था, जैसे बी आर ओझा की सारी बातें कह रहे हो आप। सरकार भी थी, काम भी थे, पब्लिक सरपंच और पंच और सब कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमते थे। और उसके बाद कांग्रेस हरा दी और बीजेपी दे दी। वो क्या कारण थे? विचार करिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी बात में समझ गया, एंटी इनकम्बेंसी। मेरी बात टूट जाएगा बीच में। जहाँ तक पार्षदों का ताल्लुक है, कांग्रेस ने पार्टी टिकट से कोई पार्षद नहीं लड़ाया कभी। इन्होंने पार्टी टिकट से लड़ाए जी। और बाकी अपने आज़ाद लड़े। एक के मुकाबले 4-4 खड़े हो गए, कोई हारे कोई जीते, अपने ढंग से ये जीत गए। तो उसकी ये तुलना नहीं। आज जो है जिसकी गिनती कर रहे हो, उनमें से आधे तो भागे हुए से पड़े हैं, ये आपको पता नहीं है। पांच सरपंचों की सुन लीजिए, अभी ठहरी है बात, अभी ख़त्म नहीं हुई। जो इस तरह की एक भ्रामक स्थिति या एक टेम्पो बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। पंच और सरपंच ब्लॉक समिति के मेंबर्स सरकार के भय डर से खूब बुलाए जा रहे हैं, मजबूरी हाजिरी दे रहे हैं कि कल पता नहीं भयभीत हैं। जब सारे राजनेता भयभीत हैं, पकड़ के अंदर ठोक दिए जाते हैं ना कुछ कारणों के। कल जिनको बुरा बता करके हज़ारों करोड़ के जिनके ऊपर लांछन प्रधानमंत्री जी लगाते देखा, मैंने तो न्यूज़ में देखा है। अच्छा। और वो अगले ही दिन उधर चले गए, सब खत्म और डिप्टी सीएम बन गए।
तो कहाँ है, आप इन चीज़ों को क्यों नहीं आप देखते इस एंगल से भी? तो मैं वो कह रहा हूँ कि इसलिए यानी पंच सरपंच पंचायत तो अंदरूनी कोई भी हक में नहीं है, कि पंचायती सिस्टम एक ऐसा वो है जो संवैधानिक एक वो है, हमारा वो महत्व का वो विषय है। गांधी जी का इनका सपना था और राजीव गांधी का पंचायतों को पावर्स दी थी, शुरुआत वहाँ से हुई है जी। जो पहले कांग्रेस शासन में जो दे रखी थी ना इनको पावर्स खर्चे की काम की, आज उसको यहाँ कर दिया, दुखी है सारे के सारे। तो ऐसा नहीं है, हम इसको मापदंड नहीं बढ़ा सकते। तो भैया ये तो एक ऐसा वो है कि ये तो भ्रामक तरीके से प्रचार से एक चीज़ बढ़ाई जाती है। बहरहाल मैं उसका जिक्र इसलिए करता कि 10 वर्ष की तुलना करिए, ये बहुत ख़तरनाक स्थिति में सबसे पहले तो लोकतंत्र के लिए जो हालात पैदा हो गए हैं वो उचित नहीं है, अच्छे नहीं हैं। आप मुद्दों पर चलिए, मुद्दों पर बात करिए कि कहाँ खड़े हैं हम। 10 वर्ष और पुराने उसमें पर बीच में शासन रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं कि बेहतरीन व्यक्ति थे, मैं उनके आज भी आदर करता हूँ, उनके गुणों का उसका। मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध नहीं हूँ। प्रधानमंत्री पद एक गरिमा का पद है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं उनके प्रति कोई अभद्रता और अश्लीलता के कभी हक में भी नहीं हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से भी आरएसएस और फलाने उनकी कई तरह की चर्चा होती है। मेरा अपना सोचने का नज़रिया है, आरएसएस में भी अच्छे लोग बैठे हैं। मैंने बहुत इलेक्शन लड़े हैं, 5 बार मैंने इलेक्शन लड़े हैं। उस एरिया से लड़े हैं जो बीच का एरिया सारा है, एक ज़माने का रहा है। मैं 161 वोट से हारा भी था। ये हमारे कृष्णपाल जी, हमारे ये भैया जो है 161 वोट से भी हारा हूँ इनसे, और फिर 64,000 से जीता भी हूँ अगली बार। आरएसएस के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ, कहते पर मैं कभी नहीं कहता, अच्छे लोग भी हर तरह के हैं। सिद्धांतिक तौर पर जो कहते हैं उनका मैं कई बार हिमायत करता हूँ कि सैद्धांतिक तौर पर उनकी बातें राष्ट्रवादी हैं। अगर उनके ऊपर ठीक अमल है तो वो काबिल प्रशंसा है, और वो उससे अगर कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में उससे अलग हटते हैं तो फिर वो उचित नहीं है। मुझे जो है 30% से भी ज़्यादा आरएसएस के वोट देख रहे पहले, मैं कैसे कहूँ इस बात के लिए? क्यों देते थे? मुझे पूछा है, वो कहते थे कि नहीं महेंद्र प्रताप तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि मेरिट के आधार पर दे रहे हैं। तो भैया मैं पार्टी पॉलिटिक्स में किसी की आलोचना और उसके फिजूल के हक में नहीं हूँ। अच्छा, अब रही तीसरी कि मुद्दों पर होना चाहिए। आज करप्शन, ईमानदारी से सोच कर देख लो, जनता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। करप्शन का रेट 10 वर्ष पहले से 10 गुना और 20 गुना अधिक है। करप्शन रेट कह रहा हूँ मैं आपको। मैं समझ गया आपकी बात, आपका इशारा है। ऐसा करप्शन सुना है कहीं? इतना तो सुना है कि कोई 2% कमीशन चलता होगा, राजनेताओं में भी, अफसरों में भी, ठेकेदारी में जो चलता था। ऐसा देखा है भाई, जो 250-250 करोड़ की फाइल तैयार होगी और सारे काम पूरे कर दिए, पेमेंट होगी और एक काम नीचे किया नहीं, सारा खुल लिया, केस बन गए, केस बन गए, बिल्कुल बिल्कुल, अंदर भी चले गए कुछ लोग। वही तो वो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाई है, वो तो इसको इससे कैच कर रहे हैं। अब पूछना चाहते हो फिर आप ईमानदारी से, ये कैच कर लिया, क्या अलग कर दिया? जमानतें हो गई, फाइलें जल गई, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अंत में बरी हो जाएंगे। एक आदमी की, ले मैं कह रहा हूँ, मैं मुझे कहना नहीं चाहिए, अब तुम पुरेद रहे हो, मैं किसी की, मैंने आज तक किसी के ऊपर को लांछन नहीं लगाया। मैं होता तो इसी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता था, बिल्कुल। पर चूंकि मैं इनके हक में नहीं हूँ, मैं इससे दूर रहना करना चाहता हूँ हर चीज़ से। एक व्यक्ति ने ये बताया जो अंदर गया है, जिनकी जमानत हुई हैं, मैं कह रहे तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, मैं आ जाता है कोई ना कोई। ऐसा क्या करते हो तुम यार? तुम ये पब्लिक के पैसे को इस तरह का करप्शन दे, मैंने पहली बार सुना है। अब कागजों में ही कर गए, तुम तो बहुत एडवांस्ड हो, था तुम्हारी तकनीक कौन सी है? मैं ये कहा जी हम ही थोड़े हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेना नहीं चाहता किसी का। इतने फलाने पे गए, इतने सबसे ज़्यादा तो इन पे गए हैं जिनका नाम नहीं है, कौन करेगा? तो भैया ये तो ऐसे ही चल रही है गाड़ी। इस चीज़ पे देखिए आप, डेवलपमेंट पे देखिए आप, महंगाई पे देखिए आप। आज जो है यहाँ की डेवलपमेंट, तो फरीदाबाद जिक्र कर रहे हो, मैं ओवरऑल तो क्या करूँ? हरियाणा प्रदेश पहले नंबर का प्रदेश था,
एग्रीकल्चर ग्रोथ में भी, इनकम में भी, पर कैपिटा इनकम में भी, एक के बाद वो में भी, हर चीज़ में। अरे इंडस्ट्रियल हब बना यहाँ, और तुम्हारा जो है एजुकेशन हब भी बने यहाँ। तो यहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई है कि पहले नंबर का प्रदेश कहा जाता था। जिस वक्त हमने हरियाणा छोड़ा है तकरीबन 70,000 करोड़ का कर्ज था। इससे पहले हमने जब टेक ओवर किया, जब जो है चौटाला जी की सरकार थी, देखो उन्हें भी लोग, एक चलती है चर्चाएं, होता कहीं इतना बदनाम इतना करने लगते हैं। जी जी। कोई ज़्यादा कर्ज नहीं था, मेरे ख्याल में 30-31, अगर मेरी फिगर गलत नहीं है, मुझे याद नहीं है, इतना ही था। लोन लेती है सरकारें, देती है, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, बिल्कुल सही। कोई ज़्यादा नहीं था। जब से हरियाणा बना, सरकारें कांग्रेस की आती रही, चलती रही, उनके में इतना ही था। और कांग्रेस में जब हमने छोड़ा, जब 70,000 करोड़ करीब था, लेकिन इतनी डेवलपमेंट हुई हरियाणा में, ये सब जानते हैं। आज ये जो मेट्रो जिसका उद्घाटन ये कर था, ये तो सारे का सारा हमने किया है, तैयार हो गई थी, और उद्घाटन करते हुए यूँ कहते हैं हमने मेट्रो पहुंचा दिया। अबे जनता तो देखती, भले आदमी हो। हमारा संकल्प था, मैंने ऐलान करवाया था कि अब यहाँ तक ये कर रहे हैं, अगली मेट्रो यहाँ के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था कि भाई अब के जो है महेंद्र प्रताप जी आप कह रहे हो तो हम यहाँ से गुड़गांव पूरी कर देंगे। आज हम होते तो गुड़गांव पूरी कर देते, 10 साल में पूरी नहीं है। 10 साल में पूरी नहीं, बिल्कुल सही। पलवल भी लोगों की डिमांड तो बाद में आई है, जब नहीं थी हम पलवल तक भी पहुँचा देते यार। ये एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, जिक्र करें हमने वो रोड, फलौनी, बाहरी, डिमकी, ये KMP वगैरह सारी कांग्रेस की तो हैं, आधी बन गई थी, कांग्रेस ने हटा दिया, तो ऑनगोइंग काम है तो पूरे होंगे। एलिवेटेड रोड भी शुरू हो गई थी जी। ये केंद्र सरकार का वो है, बॉम्बे तक सारी हो रही है, जगह जगह पूरी हो रही है। ये भी हमारी है शुरुआत की। अरे हमने ये सारे सेक्टर्स आज जो आबाद हैं, हो रहे हैं आज, ये कांग्रेस के ही तो हैं। मेडिकल कॉलेज, ऐसे प्रोजेक्ट बताइए जी। ये ESI वाला। अब अगर बात करते हैं, और दर्जनों, मेरे ख्याल में 50-52 के करीब हो, ताजुब ने, मुझे गिनती याद अब नहीं है, ये मेरे पास एजुकेशन थी, हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस, ये जो है सारे तैयार किए, तकनीकी कॉलेज, डिप्लोमा जितने भी है कांग्रेस के हैं, रिकॉर्ड है। आज एक भी नहीं उनसे, उन्हें पढ़ने वाले बच्चों के लिए नौकरियां हैं। हरियाणा का, मैं तो कई बार पढ़ देख लेता हूँ, हरियाणा का रेट बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा है। इंजीनियरिंग की बेरोजगारी के मुद्दे पे जी मेरा आपसे बिल्कुल स्पष्ट टकराव रहेगा बाबूजी। उसका कारण क्या है, मैंने कई लोगों से पूछा, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ, 50 आदमी की भर्ती मेरे पास है, बेरोजगार सिर्फ वही है जिससे कोई काम ही नहीं करना। ये दुखद स्थिति है हिंदुस्तान की भी। देखिए मैं बताता हूँ, सिर्फ डिग्री, हाँ मैं आपकी कुछ हद तक मान लेता हूँ, जिसे आप कह, बेरोजगार सिर्फ वही है जिसको काम नहीं करना। पहले सुनो, यहाँ हजारों लोग दूसरे प्रदेशों से आके नौकरियाँ कर रहे हैं, गुजारा के लिए यहाँ पड़े हैं, क्या वो काम नहीं करना चाहते? ऐसा नहीं है, कुछ परसेंटेज ऐसा हो सकता है जिसे आप कह रहे हो, मैं उसके लिए को नहीं निकारता, काम करना भी चाह रहे हैं। यहाँ आप तुम NCR दिल्ली के नज़दीक की बात को मत समझ लीजिए, यहाँ ज़मीनें जायदादें लोगों की बहुत बिछी हैं, हाँ, इस वजह से जो है, तो ये तो उनके लिए जो हम जिनके लिए मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे बच्चे, कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस पढ़ते हैं, तकनीकी कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग है, ये उनको का हम नौकरी कितने % दे रहे हैं, कितने दिए हैं? ठेकेदारी प्रथा आ गई है। नहीं, अब ये कोई बात नहीं हुई, ठेकेदारी आ गई। ठेकेदारी प्रथा का एक अपना की ज़रूरत है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा कोई नौकरियां नहीं है। ये तो एक ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे आरजी सा कहे ना कि भाई झिका नहीं है तो थोड़ा आधा झिकाई गुजारा कर लो, वो एक वो चीज़ है। इसके लिए हमें क्या साधन जुटाने हैं, हमें जो है, अब ये बताइए, आज 10 वर्ष हो गए जी, इंडस्ट्रियल हैब IMT वगैरह हमने बढ़ाया है ना? बिल्कुल। कोई मदर यूनिट है, बड़ी इंडस्ट्री आई है इस उसमें? नहीं आई। फिर अब यही चीज़ तो है। लेकिन सिर्फ एंटी इनकम, चलिए मान लेते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है और 10 साल में सत्ता के विरुद्ध होती भी है, क्या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे चुनाव जीता जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा विशेष कारण है। फिर जनता ये सोचती है कि एंटी इनकम्बेंसी इन कारणों से है, तो हमें कौन सा विकल्प देखना है?
विकल्प कांग्रेस ही है। कांग्रेस का इतिहास रहा है। संगठन कई बार ठीक है, एक उसकी कमी को मैंने मान रहा हूँ, लेकिन संगठन व्यक्ति विशेष के अपने वर्करी संगठन होते हैं। ये भी मैंने एक ज़माना देखा, मुझे याद है अच्छी तरह से। मुझे कहना नहीं चाहिए, वो मैं कहना उचित नहीं समझता। हालांकि सच्चाई को स्वीकार तो करता हूँ, पर मुझे उसमें कहने की मानते हैं कि अब संगठन होना बहुत जरूरी रहता है। मैं हिम्मत नहीं। कई बार संगठन वाले उल्टी टांगने लगे हैं। खैर चलो, खैर ये ऐसा विषय है। तो भैया आज आवश्यकता है, देश की समाज का एक दायित्व है कि हम ठीक मूल मेरिट पर एक निर्णय लें। 10 वर्ष बहुत होते हैं। हमारे पुराने उसमें सुनो ये कह रहे हैं कि 10 साल में 12 में तो कूड़ी भी बदल जाती है, कि 10 वर्ष की इस प्रक्रिया में 2 बार होगी, त्रिभाषा नहीं होनी चाहिए। आजमाए को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। हम उस चीज़ को देखें। मैं तो 2 चीज़ों की उस पर करता हूँ हमेशा से, कि व्यक्ति विशेष पहला क्राइटेरिया है, उम्मीदवार तुम्हारा कैसा है। पार्टी को सेकेंडरी मानता हूँ, पहली दुनिया पहली मानती है। हाँ। पर मैं उसको पार्टी पॉलिसीज़, उसके काम की क्षमता, उसकी नीतियाँ, वो दोनों चीज़ों के ऊपर हमें निर्णय करना चाहिए। तो आज आवश्यकता है इस देश को। आज जो है, मैं तो भैया देख लेता हूँ, मैं तो ज़्यादा वो नहीं है, उसमें पता नहीं कहाँ गूगल से कुछ देख के मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 55 लाख कितने करोड़ का कर्ज था, 205 के कितने लाख करोड़ का कर्ज है देश में। कहाँ हो रहा है? तकरीबन जीडीपी का। अच्छा, ये विश्व गुरु क्या होता है? देखो, मैं समझ नहीं पाया आज तक कि विश्व गुरु क्या होता है। अक्सर बीजेपी कहती है विश्व गुरु। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा कि मेट्रो, अगर मान लो बुलेट ट्रेन हम जापान से ले रहे हैं, राफेल हम फ्रांस से ले रहे हैं, और विश्व गुरु क्या है फिर? मैं बताऊँ विश्व गुरु के विषय में भी, अगर आपने कर दिया तो फिर लो, अब सारे विचार में बैठा हूँ। ये आध्यात्मिक विषय है। विश्व गुरु आध्यात्मिक ज्ञान के लिहाज से, जिसे धर्म ज्ञान कह सकते हो आप, लेकिन धर्म एक ऐसा विषय है कि धर्म की हमने परिभाषाएं एक अलग अलग खड़ी कर दी कि ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, फलाना धर्म। लेकिन धर्म वो है जो धारण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, जिसमें मानव नहीं, जीव मात्र, प्रकृति, यहाँ तक कि वनस्पति मात्र, इस सब का ठीक समन्वय, तालमेल, सुरक्षा और इनका आपस में एक ठीक वो रहे, धर्म का मिल धारण करने योग्य चीज़ है। नैतिक मूल्यों का अथाह सागर ही धर्म है। ना धर्म हिंदू है, हिंदू शब्द बहुत दूर पहले आए हैं, सनातन धर्म मानते हैं, और सनातन धर्म का मूल में वेद को मानते हैं, जिसे ईश्वरीय गान माना है। धर्म कोई भी है, मुस्लिम है, ईसाई है, फलाने हैं, इनमें भिन्नता नहीं है। जो ऋषि मुनियों ने अपने उससे अभ्यास ज्ञान से सत्य को अनुभव किया, वो उसमें प्रकट किया, लिख दिया। इसमें मिलावटें बहुत हुई हैं बाद में, अपनी अपनी परिभाषा और अपने अपने तर्क देने शुरू कर दिए, अपनी अपनी रखली अपना बना रहा है। कोई परिभाषा नहीं है। सत्य तो सत्य है, उसमें इफ बट नहीं है। सत्य के मूल सिद्धांत हैं, सत्य, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। मोटी परिभाषा ये है, परिस धर्म, परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई। दूसरे को अगर हित करते वही धर्म है। जब दूसरे करोगे तो अपना हित के लिए भी एक नैतिक मार्ग पर ही चलोगे। काफी लंबी चर्चा हो गई। अंतिम सवाल मैंने नहीं कहा, चलिए जब ये है तो एक मैं ये पॉलिटिक्स से अलग होकर बात मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं है, धर्मगुरु पर आपने किया है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि हम दूसरे की टेक्नोलॉजी लेके कैसे विश्वगुरु बन जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है, वो हमारा ज्ञान लुप्त हो गया, ये अलग चीज़ है। आज उन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया, मेहनत की, उस टेक्नोलॉजी में आगे हो गए। इससे निराश नहीं होना चाहिए हमें बल्कि उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। आपसी सहयोग से करके हम उसको और बढ़ा सकें, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ कतई भी।
लेकिन अब विश्व गुरु की बात, विश्व गुरु नैतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से नैतिक गुरु रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत यहाँ पैदा हुए हैं जिन्होंने ये ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया है। संसार में दो तरह के अवतार माने गए हैं, नित्य और निमित्त। नित्य अवतार दुनिया में अलग अलग पैदा होते रहे, उनके नाम अलग अलग हैं। वो कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई ज्ञानी है, कोई परमहंस है, वहाँ गौस है, अब्दाल है, ईसाइयों के अपने हैं, सब एक हैं। महापुरुषों में कोई वो नहीं है। और उन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत भी नहीं कहा है, उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध नहीं कहा कभी भी, कि वो सत्य ज्ञान को जानते थे। उनकी अप्रोच उस ब्रह्म सत्ता तक है, उस ईश्वरी सत्ता तक है। ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, खुदा कह लो, ये तो हमने बीच में सारी कहानी हमने बिगाड़ी है और पॉलिटिकल लोगों ने घड़ी बिगाड़ दी। अब यही लेके ऐसे कूदे हैं हम विश्व गुरु रहे, विश्व गुरु। अरे रहे हैं, यहाँ निमित्त अवतार राम और कृष्ण जैसे निमित्त अवतार पैदा हुए जो संसार में नहीं हुए। ये भी तो विचार करिए, आप संसार का इतिहास देखिए, विचार करिए। राम और कृष्ण जैसे निमित्त अवतार, निमित्त उसे कहते हैं जो एक निमित्त विशेष कार्य के लिए जिन्होंने अवतरण लिया हो, उन्हें निमित्त अवतार कहा है। तो क्यों हुई है भैया भारतवर्ष में ये? मैं विश्व गुरु की बात पे आ रहा हूँ आपको। यूँ हुए, मैं बता देता हूँ, पहले आप बताइए। मैं ही बता देता हूँ। संसार में भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि अर्जुन, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जहाँ बढ़ता है, अन्याय जहाँ बढ़ता है, धर्म अवरुद्ध हो जाते हैं, भक्त लोग संकट में त्राही त्राही करने लगते हैं, तो फिर जब कोई रास्ता नहीं रहता तो उनके धर्म स्थापना के लिए और उनको मारने के लिए मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। यही कहा है ना भगवान कृष्ण ने। इसी बात को मैं दूसरे पहलू से देखता हूँ। डॉक्टर हम कब बुलाते हैं? जब हम बीमार होते हैं। इसका मतलब हम सबसे ज़्यादा बीमार हुए, क्योंकि सारे अवतार हमारे यहाँ हुए, मत्स्य अवतार, ये अवतार, वो अवतार, यानी कि हम बीमार ही रहे हमेशा। यही कह रहा हूँ, आपकी बात कोई मैं वो ला रहा हूँ, आपकी बात सही है कि जब भगवान कृष्ण ने ये कहा है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो भगवान राम और कृष्ण को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी हम बीमार रहे, हम ही सबसे ज़्यादा गिरावट हम में आई। आप ये कहिए ना, सीधी बात, कि कमी हम में आई, अज्ञान भी हम में ही था, इसलिए आए। ये क्यों नहीं कहते हम वहाँ नहीं था, उन देशों में ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे देश में ज़रूरत पड़ी। हमें इसको भी सोचना चाहिए, इस एंगल से भी। तो इसलिए हमने हमारी यहाँ धरा पर राम श्री कृष्ण जैसे निमित्त अवतार हुए, इसलिए भैया हम हाथ जोड़ कह देते हैं कि हाँ, हम विश्व गुरु थे। हम उस विश्व गुरु की इस परिभाषा को समझें, थे हम क्या थे, बात यहाँ है। हम उन विश्व गुरु के लायक बने, उस मार्ग पर चलें जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया, उसको कार्य को चलते हैं। काफ़ी लंबा हो गया। अंतिम सवाल कि अभी फिर दोबारा फैदात पॉलिटिक्स की बात करते हैं। भाजपा उम्मीदवार ने नारा दिया है 10 लाख पार, कितनी सत्यता मानते हैं इसमें? इसके लिए तो देखो जनता जवाब देगी। ये कैसी रुकेगी कैसे? एक फेंकू पॉलिटिक्स है ये, पहले सुन लीजिए मैं जो कह रहा हूँ। फेंकू पॉलिटिक्स है ये, जिससे एक साइकोलॉजिकल वार कहते हैं। एक ठोक दो, जनता सोचती रहे। इससे पहले बंगाल में नारा दिया था 200 पार, प्रधानमंत्री जी की, शाह जी की मुझे याद है, वहाँ की 200 पार न्यू करे 2 मई दीदी गई, ये भी था। हाँ गई, और ये रैली में याद है ना, याद है। दीदी फलाना ढिमका, कितने आए बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। 78 के करीब आए, 200 से। लेकिन लोकसभा में 2 से 18 भी हुए। वो छोड़ दो, वो उसके लिए अलग कारण 2 थे और 19 में 18 हुए। कारण थे ना, कारण थे। फिर भी लोकसभा की है। मेरी सुनिए एक बात, दोनों को एक जगह भी देखो, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में भी देखिए। उस समय का एक था कारण, पहला तो जुमला था 15 लाख का, और दूसरा जुमला था पुलवामा। पुलवामा से सारे देश में कैसी हालत पैदा हो गई, अरे देश की बात है, अरे देश की बात है, पाकिस्तान मार दिया। याद है ना, याद करिए। 14 फरवरी का दिन था वो। आज पुलवामा भी जुमला साबित हो गया। सतपाल मलिक ने सारी चीज़ खोल दी,
खैर लेकिन मैं इसमें ये नहीं मानता। देखिए, जब तक आप साथ बैठे हैं तब तक आप बात करते हैं, जब आपके सामने घटित हुआ आपको देश के सामने तब आना चाहिए था। आया हुआ है, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं है। पहले सुनिए ना, मैं अलग ही तो रहूं, कहूँ तो रहूं, पर मुझे तो हर चीज़ दिमाग में है। तब भी सवाल उठे विपक्ष के, ग्लोबल ये क्या नाम है तुम्हारी ये मीडिया, उन्होंने भी कई चीज़ सवाल उठाए हैं। हाँ, आज तक नहीं पता लगा आरडीएक्स कहाँ से आया। मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ हमने वहाँ बम डाले उस जगह में जहाँ भी थे, ये विपक्ष ने भी कहा भी है, कईयों ने दबे उसमें। क्यों कहा है दबे उसमें? क्या है कि जनता नहीं मान रही, जनता तमिल लठ मारने लगेगी उल्टी। ये होता है, सब होता है ये। अच्छा, अब वो जहाज़ हमारा गिरा दिया उन्होंने, याद है ना? और तुम्हारा वो क्या नाम है पायलट पकड़ लिया। उन्होंने भी मिसाइल से या जहाज़ से यहाँ बम मार दिया, वो भी खाली जगह में ही। हाँ, कोई नुकसान नहीं था हमारा, कोई नुकसान नहीं था। ठीक है ना? हम कहते हैं भाई हमारा जहाज़ गिरा दिया, उनका कहाँ है? देखो, उनका गिरा उन्हीं के देश में। अब बताइए, ये तो हमारी मूर्खता है, माने ना माने। जहाज़ को हम जो हमला करने यहाँ आएगा, हम यही तो मार गिराएंगे, उल्टा हट कर वहीं जाएगा गिरने के लिए। मतलब कितने बेतुकी बात जो है। एक मुझे वो भी याद है, ये मैंने पढ़ा था उस समय, जो वर्ल्ड की एक वो आई थी तुम्हारी मीडिया वहाँ का, उन्होंने कहा कि हमें कोई वहाँ जीवन का साक्ष्य नहीं मिला। साक्ष्य शब्द है। अब इसमें क्या चीज़, सारी चीज़ याद आती है। उन्होंने बड़े एहतियाती ढंग से कहा होगा ये शब्द जो है। तो ये सवाल उस समय भी उठे थे, लेकिन जब एक हवा आंधी चलती है, आंधी दिमाग में पैदा हो जाती है, उस तो 10 लाख पार का नारा यही है क्या? ये फिजूल का नारा है। आज मैं वही बता देता हूँ, पूछना चाहते हो तो। ये यूँ है, पिछली बार, अब यहाँ कास्ट के हिसाब भी बता रहा हूँ मैं आपको। पिछली बार जाट यहाँ 4 लाख के लगभग है। शेड्यूल कास्ट और दूसरी मिली हो, ये भी तकरीबन इतना ही है। तकरीबन 80% और इससे भी ज़्यादा जाट, तकरीबन 90 भी हो तो ताजुब नहीं है। सब बीजेपी को गया। देश की बात है। महिलाओं को कैसे सुना मैंने, अनपढ़ों को, अरे मोदी की बात है, देश मार दिया, पाकिस्तान खतरा है। अनपढ़ जो घुसने ना दे किसी को व्यक्तिगत कारणों से, तब भी वोट देकर 90% गया। जो है तुम्हारे शेड्यूल कास्ट भी खूब गया, ब्राह्मण भी गया, ठाकुर पे वही बात है, सुन लीजिए। गुजर कम्युनिटी है, सब ठोक के गई। अवतार के खिलाफ एक कैंटी इनकम्बेंसी बड़ी ज़बरदस्त कई हो गई थी उस बेचारे की भी। खैर चलो, टिकट बदले, फलाना के कई कारण थे। ये कारण से ये सारा कुछ हुआ। तो पुलवामा एक सबसे बड़ा कारण था। आज स्थिति वो नहीं है। आज जाट जो है, जाट कम्युनिटी की बात कह रहा हूँ, किसान आंदोलन में 750-800 आदमी हमारे किसानों के लिए, जो तुम्हारे जाट और तुम्हारे सरदारी ने बलिदान दिया है। इन्होंने आज तक कहा है, अफसोस जाहिर किया है। एक्ट तो ख़त्म कर लिए, लेकिन अफसोस जाहिर नहीं किया। आज तक भी उस बलिदान को भूल रहे हैं? नहीं भूल रहे। महिला चौटाला को अक्सर देखा गया, घुसते नहीं दे रहे सिरसा में। मैं वही कह रहा हूँ, वो तो ये तो हम तो यहाँ कमज़ोर ज़्यादा हैं, हम व्यापारी ज़्यादा हैं यहाँ। वहाँ की देखो। हाँ, अच्छा जी। दूसरा, महिला पहलवानों का ये थोड़ा बड़ा अपमान था। कोई इंटरनेशनल लेवल की इतनी लड़कियाँ पहलवान अपनी इज्जत को इस तरह करेंगी, प्रेस में खामा खा के लिए मजबूरी में आएंगी। 2 कारण। तीसरा कारण कि पिछले उसमें स्थिति अलग थी। जाट लीडरशिप के लिहाज से कई चीज़ है। आज भूपेंद्र हुड्डा को विशेष तौर से दूसरे लोग भी, जाट भी, अपना लीडर के रूप में वो एक नरमवादी शरीफ व्यक्ति है, ये देखना चाहता है। 3 कारणों से आज देख लेना, जाट 80% कम से कम कांग्रेस को दे रहा है, जो 90% गया था। अब घटा लो, कितने घटाओगे उनमें तो। अब दूसरा शेड्यूल कास्ट, वो भी बटे थे, उसके साथ सारे बटे। देश की बात आ गई।
आज जो है मैं समझता हूँ 80-90% कांग्रेस कुछ बसपा को भी चला जा सकता है, लेकिन नहीं जाएगा ज़्यादा। ये चर्चा चल रही है। उदय भान उसका एक कारण है। मैंने कहना नहीं चाहिए ये बातें कि लोग उदय भान को अपना उसके रूप में करें हमारा अध्यक्ष है। अब ब्राह्मण अभी तो ठाकुरों में रोज शोर बच रहा है। चारों तरफ देख रहे हो आप। नहर पार के 26 गांव उनकी इच्छा के विरुद्ध लिए गए। बाद में जो है 1100 करोड़ रुपए, मुझे फिगर तो एग्जैक्ट याद नहीं, पर जैसा बताते हैं इतना पैसा वो ही लग जाता फरीदाबाद में। 26 गांव लिए गए। 26 गांव इनकी इच्छा के विरुद्ध, और हज़ारों करोड़ की ज़मीन जायदाद उनकी इच्छा के विरुद्ध ली गई। अंदर अंदर वो भी सुलगे बैठे हैं। ब्राह्मणों में भी पूरा वो है। ठाकरों के आप देख रहे हो। अब रहेगी गुजर। गुजर भी तकरीबन मोहम्मडन्स के बराबर सा ही है। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कम हो जाए, पूरी फिगर मुझे याद नहीं है। लगभग 3.25 हाँ। लाख के आसपास है। क्या गुजर? ना 3 से कम है। वो दिखाते हैं जो मैं कह रहा 285 के करीब है। मोहम्मडन भी ज़्यादा नहीं, 2.5 के लगभग होगा, कुछ कम होगा मोहम्मडन। खैर, अगर कोई गुजर अच्छा कैंडिडेट आए तो मैं समझता हूँ 2/3 गुजर क्या खिलाफ जाएगा। है 18% शोर बचा कह रहे हैं, लेकिन थोड़े डरते हैं, भयभीत। जो ये भयभीन हो ना प्रीत है। पॉलिटिक्स में आप देख रहे हो कि ईडी आपकी गर्दन पकड़ लेगी तो निकला दे जो कुछ है, अन्य फिर अंदर चल। आप सुप्रीम कोर्ट ने तो सारा कुछ खोल दिया। जिस कांग्रेस के लिए क्या कुछ कहने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस टाइम में भी करप्शन था, लेकिन एक सीमा थी। अब तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो है क्या हो रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सारा खोल दिया। चीन पाकिस्तान के नारे लगाए हैं 2 लोग बढ़ाने के, उन्हीं कंपनी तो चंदा ले गए। बीफ कम उसमें बेचने वाली, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से हज़ारों करोड़ रुपये ले लिए। वैक्सीन जिन्होंने जो अलाउ किए हैं, अभी तो जो और क्या क्या पूरे खुल जाए तो सारे, ये तो सामने आ गया। फिर भी हमारा अंधेरे हैं, अंधेरे में रहे तो भैया फिर हम खुद दोषी है। ये हमारा अपना दोष है। तो जनता संदेश क्या देंगे अंत में? क्या संदेश है फैजाबाद? भैया मेरा संदेश तो मैं क्या, हम ही संदेश लेते हैं जनता से, जनता ही संदेश देगी। मैं क्या कहूँ, लेकिन इतना ज़रूरत है कि ये इलेक्शन एक धर्म न्याय युद्ध के समान होगा, और वही होना चाहिए। इसी भावना से होना चाहिए। इस भावना से नहीं होना चाहिए डर भय कि उसमें। सन 42 में एक नारा दिया था गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और सब नेताओं ने कि रे अब तुम नेता बन जाओ, हमें तो अंग्रेज़ जो है जेल में डालेंगे, करो या मरो का नारा दे दिया था, याद करो ना। और जनता खुद नेता बन जाए अपने आप। तो भैया ये तो ईडी और पीडी सब अंदर ठोक लेंगे। अब तो जनता नेता बनने की ज़रूरत है। अब ये बता केजरीवाल के लिए, देखो मैं कभी को केजरीवाल से संबंध नहीं, मैं उसका कोई प्रशंसक नहीं रहा हूँ। ये भी नहीं है ठीक है अलायंस की बात अब है, होती रहती है, अलायंस हो या ना हो, कोई यहाँ विशेष हरियाणा में हो नहीं रहा। हाँ, ये एरिया अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रभाव दिल्ली के नज़दीक, लेकिन क्या इस प्रकार से इस समय में इस तरह अंदर देना यार कोई है, कोई उचित है? ये 2-3 पहले दिए बैठे, एक की जमानत होगी आज तक नहीं है। एक्ट क्या कहता है क्या नहीं है, हम कैसे एक्टों को बढ़ा लें, हमारे पास भाई बहुमत है पूरा, एक अलग चीज़ है। 100 करोड़ के तुम लगा रहे हो, उसके नाम से रिपोर्ट दर्ज करा रहे हो जो उनको रिश्वत देता है, यही है ना। और उनसे तुम 60 करोड़ रुपए उसमें चंदा लिए बैठे हो। वो क्या, वो करप्शन नहीं है? वो तो वॉशिंग मशीन है ना उनके पास। वही तो भाई ये है, ऐसी वॉशिंग मशीन चलाते रहो फिर तो ये देश ही वाश हो जाएगा। ये अच्छा नहीं है ये देश के लिए। यार हमें कुछ मूल मर्यादाओं का ध्यान रखें, असल चीज़ को देखें।
उन चीज़ को करें। अब चौथा तीसरा जो बोला वो मंदिर कर लिया। मंदिर का कोई वो नहीं है। हो सकता है 10-5% लोगों के दिमाग भोले भाले लोग हैं हम, लेकिन ये बताइए न्यू कहें 500 साल में हम राम को छत दे रहे हैं। अरे भले आदमी हो, राम को तुम बालक समझ रहे हो? राम को अगर ईश्वरी रूप में देखते हो, वो दुनिया को छत देने वाला है, हम छत दे रहे हैं। अरवाई में हम बहकर जाएं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो 4 जो है हमारी पीठ है, 4 पीठ हैं। और 4 पीठ किसने स्थापित की थी? आदि गुरु शंकराचार्य, जिनको शिव के अवतार के रूप में जाना जाता है। शिव अवतार माना है। 12 साल की उम्र में वेद शास्त्र सब कंठस्थ थे। सारे देश में उन्होंने इसका वो किया, कोई उनका मुकाबले नहीं ठहर सकता था। उन्होंने फिर आखिर में 4 पीठ स्थापित की कि ये धर्म ध्वजा है सनातन धर्म की, ये हमेशा धर्म की रक्षा करेंगी। और इनकी गद्दियों पर मंदिर बनाने में भी भाजपा का कोई योगदान नहीं है। नहीं, मेरे सुन लो, मैं योगदान नहीं करे, भाजपा का भी, सबका, इस बात में नहीं बहस करनी चाहिए हमें। भाजपा का भी है, जनता का भी है, दूसरे लोगों। मंदिर के कौन विरुद्ध है? कांग्रेस विरुद्ध रही है? नहीं, कोई विरुद्ध नहीं है। कपिल सिब्बल ने स्टेटमेंट, आप छोड़िए, कपिल सिब्बल कोई कांग्रेस नहीं है, मुझे उसकी उसका नहीं है। मैं भी तो इस चीज से कैसे पीछा छुड़ा लेगी कांग्रेस भी? मैं भी तो एक, आप व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं, दुनिया तो नहीं देगी ना। पहले सुनिए ये बात, मैं भी तो कांग्रेस का हो सकता हूँ। तो मैं कपिल सिब्बल जी ने अगर कहा, मुझे पता नहीं है, तो मैं उससे सहमत हो गया। आप सहमत नहीं? आप नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर सनातन धर्म के 2 ध्वज वो हैं रक्षक, 4 शंकराचार्य। ये कहा है परमहंस उसने, क्या नाम है उस समय के आदि गुरु ने, कि ये 4 गद्दियों पर वो साध्य पुरुष बैठेगा, रहेगा, जो धर्म ध्वजा की रक्षा धर्म को करेगा, सनातन की। ये है ना। उन्होंने क्यों उनका बाइकआउट किया? उसे क्यों ना मानो तुम? मानते हैं उन्होंने क्या बाइकआउट? तो मान लो, मानते हैं कि उन्होंने सही कहा ना, तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर कपिल वपिल तो कुछ भी नहीं, एक बूंद के समान भी नहीं है, क्यों उसमें कर रहे हो? कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया। हाँ बिल्कुल खुलवाया। तो वाह नहीं मान रहे, एक बेचारे कपिल सिब्बल कह रहे। चलिए, तर्क नहीं होने चाहिए। काफ़ी चर्चाएं रही। मैं पुनः दोहरा दूं, लगभग 1 घंटे का समय, इतना बड़ा पूरी राजनीतिक चर्चा, धार्मिक चर्चाएं सारी रही, और स्पष्ट रूप से जो 2 बातें निकल कर आई है कि आज के टाइम पर आप अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से चुनाव में वोट डालिए, साफ तौर पर। और हमेशा होना भी यही चाहिए, किसी भी बहकावे में, किसी भी जिसे जुमले में ना पड़ें। आप पहले परखिए, मत देना आपका अधिकार है और मत ज़रूर करिए। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी फालतू जुमले में ना जाइए। ऐसा इन्होंने स्पष्ट तौर पर चौधरी महेंद्र प्रताप का कहना है। 10 लाख पार के नारे पे भी मुखर होकर बिल्कुल बोले और सभी मुद्दों पर चर्चा करी, और आपने देखा भी। तो मैं सूरज भान पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ चौधरी महेंद्र प्रताप जी का अपना कीमती समय देने के लिए। और फिर करेंगे चर्चाएँ लोकसभा चुनाव की 2024 पर किसी अन्य महान हस्तियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।